तो स्टूडेंट्स लोग जो है आज कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जुड़े हुए वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी बेसिक terms related to the photoelectric effect. The first one is work function. ये first point आप याद रखेंगे. There are few basic terms related to photoelectric effect. तो photoelectric effect से जुड़े हुए कुछ बहुत बेसिक terms हैं. इनको आपको बहुत अच्छे से जान लेना है, इनको आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि जब इसके बाद हम लोग आगे डिटेल डिस्कशन करेंगे तो इन टर्म्स को बार बार यूज करेंगे. तो आगे से आपको ये याद रखना है कि W0 जब लिखा हुआ मिलेगा, जब W0 आपको लिखा हुआ मिलेगा इस तरह से W0, तो आप इसको किस नाम से पुकारेंगे? वर्क फंक्शन. तो एक सिंबल है, आप पहचान लें. जब कभी भी W0 लिखा हुआ कहीं भी मिले तो आप समझ जाएंगे कि फंक्शन. विकास कुमार, आप अपने यहाँ का माइक बंद करें, आप रूल को समझें. चलिए अब आगे देखिए. वर्क फंक्शन तो आपको समझ में आ गया है. अब आगे आपको समझना है कि वर्क फंक्शन होता क्या है. तो बहुत अच्छे से डिफिनीशन लिखा हुआ है कि इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ ए फोटोन रिक्वायर्ड व्हिच मस्ट बी इंसिडेंट ऑन द फोटोसेंसिटिव मटेरियल टू लिबरेट अ फोटोइलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस. इसको और सिंपल भाषा में हम कन्वर्ट कर देते हैं. वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी है जो एक फोटोन के पास होना ही चाहिए किसी इलेक्ट्रॉन को उसके मेटल से अलग करने के लिए. तो व्हाट इज वर्क फंक्शन? वर्क फंक्शन के बारे में क्या याद रखेंगे? सिंपल सा, वर्क फंक्शन W0 इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच अ फोटोन समझते हैं ना, लाइट के पार्टिकल्स, फोटोन शुड पोजेस टू लिबरेट, टू रिलीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल. तो ये इतना भी हम जो अंडरलाइन किए, अगर आप इतना को भी याद रखेंगे तो आप इस टर्म को समझ पाएंगे कि व्हाट इज अ वर्क फंक्शन. तो मेरे ख्याल अब तक सारे बच्चे समझ गए होंगे. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको डिटेल नोट्स आ गया, राइट, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ गया, तो आप इनको लिख सकते हैं. इसके अलावा अगर आप ऑब्जेक्टिव, स्टेट बोर्ड, सेंटर बोर्ड दोनों में ऑब्जेक्टिव आ चुका है, ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं और शॉर्ट नोट्स में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं. तो पहला टर्म इज वेरी मच क्लियर. व्हाट इज अ वर्क फंक्शन? वर्क फंक्शन का सिंबल है W0 और वर्क फंक्शन का मतलब बहुत इजी है. मेरे ख्याल अब तक सारे बच्चे समझ गए होंगे. वर्क फंक्शन वह मिनिमम एनर्जी को कहते हैं जो किसी लाइट, इंसिडेंट लाइट या लाइट के अंदर होना ही चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर सकें. अब अगला है फोटो इलेक्ट्रॉन्स. व्हाट आर फोटो इलेक्ट्रॉन्स? अब फोटो इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम लोग समझते हैं एक टर्म. तो ये बहुत सिंपल टर्म है, आप इस चीज को समझ चुके थे. जो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आता है लाइट के टकराने की वजह से, उन्हें कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स. तो ये सबसे इजी डिफिनेशन होने वाला है आपके लिए. व्हाट इज अ फोटो इलेक्ट्रॉन? तो फोटो इलेक्ट्रॉन इज द इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए कि ये एक मेटल सरफेस है, ये एक मेटल सरफेस है और इस पे आके लाइट टकराई, तो इस पे जो लाइट टकराएगी तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल कर बाहर आएगा, इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन. तो व्हाट इज अ फोटो इलेक्ट्रॉन? मेरे ख्याल सभी बच्चे को जान गए होंगे. फोटो इलेक्ट्रॉन इज द मिनिमम, sorry, is the electron. Photoelectrons are the electrons which are emitted from the metal surface when the incident light is subjected to it, but you should have the minimum frequency. ये बात बार बार याद रखेंगे कि जब किसी मेटल सरफेस पे एक डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी याद है ना, फ्रीक्वेंसी मतलब जो उसका मिनिमम फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर फिर वो एनर्जी डेवलप नहीं हो पाएगी जिससे इलेक्ट्रॉन एमिट कर सके. तो जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे उन्हें हम लोग कहेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे. तो 100 बात की एक बात एकदम समरी कर दो दोनों को. वर्क फंक्शन क्या है? तो वर्क फंक्शन उस मिनिमम एनर्जी को कहेंगे जो किसी लाइट के पास होना ही चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन उससे बाहर, मेटल से बाहर निकल सके. और इलेक्ट्रॉन जो मेटल से बाहर निकलता है उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन. तो इस चीज को आप लोग समझ चुके हैं. अब इसको आगे डिटेल में और समझाते हैं. एक सेकेंड. हाँ, तो हम लोग वर्क फंक्शन और फोटो इलेक्ट्रॉन दोनों समझ चुके हैं. अब हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे. अब हमारा अगला है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. बहुत इंपॉर्टेंट वो टर्म है. सिंबल याद करें सारे बच्चे. इसको हम लोग न्यू नॉट लिखते हैं पर इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारा अगला टर्म है. अब तक दो टर्म हम लोग जान चुके हैं, वर्क फंक्शन एंड फोटो इलेक्ट्रॉन. तो व्हाट इज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी?
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट विच कैन कॉज फोटो एमिशन। यानी कि एकदम सिंपल हिंदी भाषा में कहेंगे, ये टर्म याद रखेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट का मतलब होता है वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी, लाइट की वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। यानी कि हमने लास्ट क्लास में आपको समझाया था, बहुत सिंपल भाषा में समझाया था, आप लास्ट लेक्चर्स को जरूर देखें, कि यदि मेटल पर लाइट आके टकराएगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। पर क्या हर बार ऐसा हो पाएगा? क्या हर लाइट, जब कभी भी, ऐसा तो दिमाग में नोशन नहीं ना तैयार करना है कि जब कभी भी कोई भी लाइट, कैसा भी लाइट मेटल पे टकराए और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा? जी नहीं, हमने पिछली बार समझ लिया था कि वही लाइट मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है जिसका अपना एक मिनिमम पावर हो, मिनिमम स्ट्रेंथ हो। तो मेटल को के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए लाइट के पास एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अगर उस फ्रीक्वेंसी से कम रहा तो फिर लाइट कितना भी मेटल पर पड़े उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी इस लाइट का होना चाहिए कि टकराए तो इलेक्ट्रॉन निकाल दे, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को अपन बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये टर्म भी आपके दिमाग में बहुत क्लियर है। व्हाट इज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी which a light, incident light should possess to cause photoelectric effect। हिंदी में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो किसी लाइट के पास होनी ही चाहिए ताकि वह जब मेटल से टकराए तो मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाए। यदि लाइट के पास लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो फिर ये लाइट इस मेटल पे कितना लाख बार भी टकरा ले, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। ये बात आप ध्यान समझिएगा। इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन तब तक बाहर नहीं निकलेगा जब तक इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट या उससे अधिक ना हो, कम होगा तो नहीं निकलेगा। समझ गए होंगे मेरी बात। अब अगली टर्म को भी बहुत ध्यान से आप लिखेंगे क्योंकि ये डब्ल्यू नॉट, न्यू नॉट, लैम्डा नॉट, ये सब आप लोगों को बहुत बार बोलने, ये टर्म हम बहुत बार बोलेंगे तो कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये दिस इज द लास्ट टाइम यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दीज थ्री टर्म्स। देखो फोटो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम नॉट कि तुमको कोई बहुत जरूरत पड़ेगी, बट आगे आने वाले सारे डेरिवेशंस, आने वाले सारे रिलेशंस और सारे न्यूमेरिकल्स में हम लोग फ्रीक्वेंटली तीन वर्ड यूज करेंगे। ई के बारे में हम नहीं समझा रहे कि ई इज एनर्जी, एवरीबॉडी नोज एंड देयर इज नो कंफ्यूजन रिलेटेड टू ई। बट न्यू नॉट, डब्ल्यू नॉट एंड लैम्डा नॉट, ये तीन चीजें आपको एकदम बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए आगे पढ़ने की, आगे की क्लासेस को अटेंड करने के लिए। तो डब्ल्यू नॉट वर्क फंक्शन था, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, एंड लैम्डा नॉट इज व्हाट? दिस इज लैम्डा नॉट, एंड लैम्डा नॉट इज व्हाट? इट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है भाई? तो हम लोग पढ़ रहे हैं इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट रिक्वायर्ड टू कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। यानी कि वो मिनिमम वर्ड नहीं है, आपको याद रखना चाहिए फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का उल्टे का रिश्ता होता है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का उल्टे का रिश्ता होता है। तो इसलिए उल्टे का रिश्ता यानी कि इसका जो मिनिमम वो इसका मैक्सिमम है ना। तो यहाँ मिनिमम नहीं, कई बच्चे क्या करते हैं ना, कैसे वो इंग्लिश ऐसे लोग रटते थे कि भाई अब माई फ्रेंड पे या काउ पे ऐसे रट लो, तो फिर काउ पे आए चाहे डॉग पे आए तो करना क्या है, दोनों में एक ही चीज लिखना है। वैसा कुछ नहीं है, वहां ऐसा करोगे उल्टा हो जाएगा, यहाँ उल्टा रिलेशन चलता है। तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी रटना नहीं है, साइंस शुड नॉट बी लर्न, इट शुड बी अंडरस्टूड। तो खैर पॉइंट पर आते हैं। तो व्हाट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ? लैम्डा नॉट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड इट इज द मिनिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द लाइट टू कॉज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। सीधी सी बात, एक एकदम सिंपल भाषा में समझिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ दिस इंसिडेंट लाइट टू कॉज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कि हिंदी में किसी लाइट का वो अधिकतम वेवलेंथ जब तक वह लाइट इलेक्ट्रॉन्स मेटल से बाहर निकाल सकता है टकराने के बाद, तो उसे हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो मेरे ख्याल आप लोग वैसे भी होनहार हैं, तेज हैं, इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि व्हाट इज डब्ल्यू नॉट, व्हाट इज न्यू नॉट एंड व्हाट इज लैम्डा नॉट। हम इन्हीं तीनों से मेन कंसर्न थे। अब हम लोग कुछ स्क्रीन पीछे जाएंगे और हम लोग आज की चीज को कुछ विजुअल्स के थ्रू समझेंगे। गिव मी अ सेकेंड। तो हम लोग वापिस शुरुआत पे पहुंच गए। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो पढ़ा चुके थे आप, तो फिगर की जरूरत पड़ती है हमें। We know what is photoelectric effect now, हमें की में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है, we have already known this।
एवरीबॉडी एवरीथिंग इज क्लियर टिल हियर? ये सब भी हमने पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रॉन है, उस पर लाइट पड़ेगा, लाइट के गिरने से वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे और एक्साइट होने की वजह से हम इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिए हैं। चलिए हम यहाँ से अब हम फिर से इसको टेकअप करते हैं इस पॉइंट से। तो हम लोग यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि प्लैंक ने क्या कहा था, ये चीज आपको बता रखा है, लेकिन फिर भी प्लैंक ने क्या कहा था, प्लैंक का क्वांटम थ्योरी क्या कहता है कि लाइट जो है वो किसके फॉर्म में है, पैकेट्स के फॉर्म में है। लाइट जो है वो पैकेट्स के फॉर्म में है, कंटिन्यूअस पैकेट्स के फॉर्म में है और एनर्जी के पैकेट के। तो लाइट इज मेड अप ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, है ना। कहते हैं प्लैंक की लाइट क्या है, किससे बना हुआ है, एनर्जी पैकेट से बना हुआ है। और एक फोटोन लाइट इज मेड अप ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और एक पैकेट यानी कि एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है। तो ये रिलेशन भी किन्होंने हमें दिया था, ये रिलेशन भी हमें दिया था प्लैंक ने ही, E is equal to hv. E is what? E is the energy possessed by the one photon of light. लाइट के एक फोटोन के पास जो एनर्जी होती है उसे हम लोग कहते हैं E. तो E का रिलेशन है E is equal to h nu. h nu, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, nu is what the frequency of the light. तो ये चीज हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखी थी, लेकिन आपके सेक के लिए हमने एक बार रिवीजन करा दिया है। तो ये बात यहाँ पे दोबारा याद करा दे रहे हैं कि प्लैंक ने हमें कॉन्सेप्ट दिया था कि यदि लाइट जो है वो पैकेट से बना हुआ है और एक पैकेट की एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू होती है। एच यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग एक बात यहां से ध्यान देंगे, हम लोग ये बात जानते हैं कि हर लाइट जो है वो इलेक्ट्रॉन को एमिट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने विजुअल्स में भी आ रखा है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इट्स वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन दोबारा यहाँ पर आ गया है, आप पीछे से पढ़कर आए हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। सो व्हाट इज द वर्क फंक्शन? वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स मेटल से बाहर निकले, इसके अंदर जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो क्या है, वो वर्क फंक्शन है। और ये तो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं पीछे से। चलिए अब हम लोग एक बात और याद रखेंगे, हर मेटल का वर्क फंक्शन सेम नहीं है। किसी मेटल का वर्क फंक्शन का वैल्यू ज्यादा है, किसी मेटल का वर्क फंक्शन का वैल्यू कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि सब मेटल का इंटरनल, आपको याद होगा आपको बताया गया था कि ये जो मेटल होता है ना, ये मेटल के सरफेस ने इस इलेक्ट्रॉन को बाइंड कर रखा है ना, मेटल के इस सरफेस ने इस इलेक्ट्रॉन को बाइंड कर रखा है। तो सबका एटॉमिक स्ट्रक्चर अलग अलग है, सबका केमिकल स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो सबका अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग है। हर मेटल में वो ऊर्जा, वो एनर्जी जिससे इस मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है वो अलग अलग है। किसी का कम एनर्जी है तो उसका वर्क फंक्शन कम है, किसी ने, आप ऐसे समझे ना कि किसी मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन को कम ताकत से पकड़ रखा है, तो कम वर्क फंक्शन यानी कम ऊर्जा देने से ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। क्योंकि आप एक चीज समझो ना, ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल पे चिपका हुआ है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को इस मेटल ने अट्रैक्ट किया हुआ है अपने इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स से, इंटर एटॉमिक फोर्स से। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहता है, निकल नहीं पाता। क्यों निकल पाता है? क्योंकि इस मेटल के सरफेस ने इसको क्या कर रखा है, बाउंड कर रखा है, बांध रखा है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल के सरफेस को कब छोड़ के बाहर निकलेगा? जब इसको इतना एनर्जी बाहर से मिल जाए। ऐसे समझो ना, चलो एक कहानी बना के आपको समझाते हैं कि भैया ये गुलाम है बेचारा, ये इलेक्ट्रॉन जो है गुलाम है इस मेटल का, इसने इसको 100 रुपए में खरीदा था। तो ये बेचारा इलेक्ट्रॉन इसके घर से बाहर नहीं निकल पा रहा, क्योंकि 100 रुपए के बंधन में ये बंधा हुआ है। ये तब तक बाहर नहीं निकलेगा जब तक कि इसके पास 100 रुपया या उससे अधिक पैसा ना हो जाए। तो अगर तुम चाहते हो कि इस इलेक्ट्रॉन को इसके घर से हम आजाद कराएं, तो तुम्हें इस मेटल को 100 रुपया या उससे अधिक देना पड़ेगा। हम रुपया में से समझा रहे हैं बिकॉज यू अंडरस्टैंड वेरी इजीली ना, मनी वाली बातें बड़ी जल्दी समझ में आ जाती है। बट यहाँ पर मनी नहीं रहेगा, यहाँ पे एनर्जी रहेगा। तो आपको बाहर से मिनिमम एनर्जी देना पड़ेगा। अब सबका एक तो लेवल है नहीं, किसी मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी से बॉन्ड कर रखा है, किसी मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी से बॉन्ड रखा है। तो हर मेटल का बॉन्डिंग विद द इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट। तो अलग अलग मेटल का अपने एटम के साथ अलग अलग, अपने मेटल के साथ अलग अलग बॉन्डिंग है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो वर्क फंक्शन भी ज्यादा देना पड़ेगा, और वीक बॉन्डिंग है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, तो कम वर्क फंक्शन से भी काम चल जाएगा। तो ये बात मेरे ख्याल आप लोगों को समझ में आती होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं। अब
अगर एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा या बराबर है तो E is if greater than or equal to the work function, then electron will come out, else electron will not come out. ये चीज एक बार और समझाया था, आज दोबारा समझा रहे हैं. आप यदि चाहते हैं कि किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो इस इलेक्ट्रॉन को मिनिमम वर्क फंक्शन यानी कि उतनी एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी जितना से ये इस मेटल के सरफेस से बाउंडेड है. तो इसके लिए आपको एनर्जी कहां से देनी होगी? बाहर से देनी पड़ेगी. ई किस पर डिपेंडेंट है? ई डिपेंडेंट है एच न्यू पर डिपेंडेंट है. तो एच और न्यू की मात्रा इतनी तो होनी ही चाहिए कि वो वर्क फंक्शन से या तो ग्रेटर हो या तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो, यानी इट शुड बी आइदर ग्रेटर और इक्वल टू द वर्क फंक्शन. अगर एनर्जी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन तब तो फर्स्ट क्लास है, आराम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा. बाहर निकलने के बाद कुछ काइनेटिक एनर्जी भी गेन कर लेगा. आप इसको ऐसे समझो, आगे जरूरत पड़ने वाली इसलिए यहीं पर समझा रहे हैं. मान लो वो रुपए वाली भाषा में समझाते हैं. मान लो ये 100 रुपए से बंधा हुआ था. 100 रुपीज, देखो एग्जाम में 100 रुपीज मत लिखाना. हाँ, तो हम समझाने के लिए सब बोल रहे हैं. तो 100 रुपीज की वजह से ये बेचारा इसके साथ फंसा हुआ है. तो तुमने बाहर से एनर्जी दी 100, मान लो तुमने बाहर से एनर्जी दी 99. यार उसका वर्क फंक्शन तो 100 है ना, उसका वर्क फंक्शन 100 है, तुम एनर्जी दे रहे हो 99. निकलेगा नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा. इसीलिए जब भी एनर्जी इज लेस देन वर्क फंक्शन, इफ द एनर्जी इज लेस देन वर्क फंक्शन, तो किसी सूरत में इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने वाला, भैया 1 रुपए का डिफरेंस क्यों ना हो. लेकिन अगर इफ ई इज जस्ट इक्वल टू वर्क फंक्शन, अगर एनर्जी जस्ट वर्क फंक्शन के होगा, यानी कि इसको निकलने के लिए 100 रुपए चाहिए, तुमने इसको 100 रुपए दिए, तो ये बेचारा इलेक्ट्रॉन बस मरता हुआ बाहर निकल गया. बाहर निकल तो गया पर उसके पास 1 रुपए नहीं बचा. तुमने यार उसको 100 रुपए दिए, बाहर निकलने के लिए इसने इसको 100 रुपए दे दिए, ये बाहर आया 0, यानी कि इलेक्ट्रॉन बाहर तो आ गया बट उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है. लेकिन मान लो कि तुम्हारा जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन लाइट का, रेडिएशंस का, वो ग्रेटर देन वर्क फंक्शन है. यानी कि जरूरत वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी थी? वर्क फंक्शन की वैल्यू 100 रुपए थी और तुमने यार दे दी 130. तुम्हारी एनर्जी थी 130, मिनिमम एनर्जी कितना चाहिए था इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए? 100, और तुमने कितनी दे दी? 130. अभी जब ये इसको जब ये एनर्जी तुम इस इलेक्ट्रॉन को दोगे ना, तो ये इलेक्ट्रॉन बड़ा शान से बाहर आएगा. 100 इसको दे देगा और बाहर निकलने के बाद इसके पास 30 एक्स्ट्रा होंगे. वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वो कन्वर्ट हो जाएंगे काइनेटिक एनर्जी में. तो ये रुपयों की भाषा में हमने, बिकॉज हमें इस बात को ध्यान देना होता है ना, बीइंग द टीचर्स, कि वी हैव टू थिंक अबाउट द वीकेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास. जब तक हम ये सोच से नहीं पढ़ाएंगे ना कि क्लास का सबसे कमजोर बच्चा भी सीख जाए, तब तक तो फिर क्लास का कुछ हो ही नहीं सकता. और तेज वालों का है, चलो वो तो पहली लाइन पे समझ गए होंगे, उनको रिवीजन हो गया. तो अभी मेरे ख्याल ये रुपए करके समझाया था, बट आप उसको हम लोग जूल्स में कन्वर्ट करेंगे. आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे, उसमें हम लोग कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे. पर मेरे ख्याल आप लोग यहाँ पर 3 बातें समझ चुके हैं सारे बच्चे. इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो वर्क फंक्शन है. जो एनर्जी आपके लाइट के पास होगा वो ई होगा. ई किस पे डिपेंडेंट होगा? एच न्यू पे डिपेंडेंट होगा. ई किस पे डिपेंडेंट होगा? एच न्यू पे डिपेंडेंट होगा. अब अगर ई की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू वर्क फंक्शन है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, पर उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, कोई उसमें एडिशनल एनर्जी नहीं होगा. अगर ई की वैल्यू ग्रेटर देन डब्ल्यू नॉट है, तब तो फिर टेंशन ही नहीं है. फिर तो इलेक्ट्रॉन ना सिर्फ बाहर आएगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी भी उसके पास होगा, कुछ उसके पास मूव करने के लिए पावर भी बचा होगा. बट भाई एक बात याद रखना ना, अगर एनर्जी किसी भी सूरत में लेस देन हो गया, तब जब लेस देन हो गया तब फिर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता है. तो ये बारी बातें हम लोग समझ के आगे बढ़ेंगे. एक सेकेंड, ये लिखा हुआ हम मिटा दें. चलिए वापस वहां जाते हैं उसी स्लाइड पर. हाँ, तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे. अब अगली बात लिख रहा है कि हर मेटल पे ये लाइट पड़ रहा है. अब यहाँ पे देखो, इस चीज को जरा ध्यान समझो. तो व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट, है ना, हम लोग पढ़ रहे हैं कि व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स द एनर्जी. यानी कि जब इस सन का, अभी एनिमेशन से भी समझाएंगे, तो जब इस सन से लाइट इस इलेक्ट्रॉन में पड़ेगा तो लाइट का एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे. तो वही चीज हमने समझाया था. अब E इज इक्वल टू एच न्यू. अब ये न्यू नॉट जो है वो आपका आ गया, है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे लिख रहे हैं न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो मान लेते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर हमको बस डब्ल्यू नॉट चाहिए, हमको वर्क फंक्शन भर ही चाहिए, तो मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए? न्यू नॉट होना चाहिए. तो ये वाला कंडीशन अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा. यानी कि तुम्हारा E इज इक्वल टू एच न्यू, और एच न्यू किसके बराबर है? न्यू नॉट ओमेगा डब्ल्यू नॉट के बराबर है.
तो ये जब तक सिचुएशन होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। अब एक इसके लिए विजुअल्स देख लो, जल्दी समझ में आएगा। तो ये ध्यान समझेंगे, ये आप देख रहे हैं ये मेटल है, उस पर सूर्य की किरणें पड़ी, सूरज से एनर्जी निकली, वो एनर्जी किसने ले ली? वो एनर्जी ले ली इन इलेक्ट्रॉनों ने। अभी ध्यान समझिएगा, एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है? फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है? एच न्यू। फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू। तो ये जो एच न्यू है, ये व्हाट इज दिस एच न्यू? एच न्यू इज द एनर्जी ऑफ दिस रेडिएशन फोटॉन्स, इन फोटॉन्स की है। जो ये फोटॉन्स आए ना इससे निकलकर, सन से निकलकर, तो उनकी एनर्जी कितनी थी? एच न्यू। और वो एनर्जी किसने पकड़ ली? ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स ने पकड़ ली। तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कितनी बढ़ गई? ई मात्रा में बढ़ गई। अब क्या हुआ? ये उस एनर्जी के दम पे इलेक्ट्रॉन साहब बाहर निकल आए। तो ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल आए, इन्हें तो हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो रेडिएशंस बाहर निकल रहे हैं, इसमें याद रखिएगा एक रिलेशन हमेशा आपको याद होगा, E इज इक्वल टू एच न्यू। आपने अभी 2 मिनट पहले देखा भी है और हमने कई बार आपको पढ़ाया भी है, E इज इक्वल टू एच न्यू। आप कह रहे हो कि जी मुझे मिनिमम एनर्जी चाहिए बाहर निकलने के लिए W नॉट, जो कि वर्क फंक्शन है, पढ़ चुके हैं वर्क फंक्शन। तो हम कह रहे हैं कि जो मिनिमम एनर्जी बाहर निकलने की चाहिए वर्क फंक्शन है, तो उसके लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए? न्यू नॉट। इसीलिए यहां लिखा गया है E इज इक्वल टू न्यू नॉट विच इज इक्वल टू W नॉट। यानी कि कम से कम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए, कम से कम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए आपको एनर्जी W नॉट चाहिए। W नॉट के लिए E का मात्रा H न्यू नॉट होना ही चाहिए। जब तक H न्यू नॉट नहीं होगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलते। अब वही चीज यहाँ पे हमने आपको जो समझा दिया था वहां, वो यहाँ पे आ गया कि भैया अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो है वो ओमेगा नॉट से ज्यादा हुई तो फिर इलेक्ट्रॉन के साथ कुछ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होगा। यानी कि 3 रिलेशन आपको समझाए थे ना, कि अगर E जो है वो E अगर, ध्यान समझते जाना भाई मेरा बात दोबारा, E अगर लेस देन ओमेगा नॉट है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, हाँ या ना? आप सब जानते हैं नहीं निकलेगा। अगर E जो है इक्वल टू W नॉट है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो जवाब है कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सही, पर उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। और अगर E जो है वो ग्रेटर देन W नॉट होगा, तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी, और निकलने के बाद उसमें थोड़ा सा क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। तो वही तो मैं समझा रहा, जब E अगर W नॉट से ज्यादा है तो फिर भैया उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होना तय है। तो वही बात यहाँ पे समझा रहा है। सन के रेडिएशन आया, एनर्जी भरपूर मिला, अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो चूंकि H न्यू नॉट ग्रेटर देन W नॉट था, तो इलेक्ट्रॉन ना सिर्फ बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद कुछ काइनेटिक एनर्जी भी पोजेस कर रहा है। देखो चल रहा है, इसका मतलब क्या है? इसमें काइनेटिक, पिछले फिगर पे चलो फटाफट। पिछले फिगर में क्या देखे थे यार? इलेक्ट्रॉन केवल बाहर निकल के रह गया था। देखो इस फिगर में इलेक्ट्रॉन केवल क्या हो गया था? इस फिगर की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकल के रह गया था, है ना? इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकल के रह गया था, क्योंकि इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी ही नहीं थी। बाहर निकलने लायक एनर्जी आपने दे दिया था। आपने इसे सिर्फ क्या दिया था? आपने भाई इसको दिया था बस H न्यू नॉट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट W नॉट, इतना ही एनर्जी दिया था कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सके। लेकिन दूसरी बार आपने क्या किया? आपने थोड़ा जम के एनर्जी दिया, नतीजा वो बाहर भी निकला और वो बाहर में चल भी रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बाहर उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। बाहर उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्यों है? क्योंकि आपने जो E दिया था वो ग्रेटर देन W नॉट था। तो इस चीज को ध्यान से समझ लेंगे। तो ये बात वैसी चीज को अलग अलग तरीके से समझा रहा है, हमने आपको कॉन्सेप्ट में समझा दिया। तो इतनी बात को आपको समझा दिया गया है, आप एक कंडीशंस को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ये सब उसी चीज को हमने अपनी लैंग्वेज में समझा दिया था कि जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन तभी बाहर निकलेगा जब आपका एनर्जी ग्रेटर देन ओमेगा नॉट या इक्वल टू ओमेगा बार बार बोलते रहे W नॉट होगा, वर्क फंक्शन से ज्यादा होगा। तो ये पहला बात यार। और दूसरी बात ये भी आपको समझा दिया था कि अगर कभी भी ये कम हुआ तो फिर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलते हैं। तो ये आपको हमने समझा रखा है। तो याद रखेंगे किसी भी सूरत में, ये सारा चीज आपको समझाया हुआ था। ये भी आपको रिलेशन लास्ट क्लास में समझा दिया था कि E इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और ये भी आपको याद रहेगा कि जब तक फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन या इक्वल टू फ्रीक्वेंसी नॉट रहेगा तभी तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि वो 3 बातें जो हमने आपको आज बताई ना, वही बार बार आएंगी
कि जब तक यहां तक ही आज हम लोग ब्रेक भी देंगे। 3 बातें आपको आज हमने समझाई हैं, फिर से आप लोग याद कर लो। 3 बातें आपको समझाई गई हैं। E इज इक्वल टू एच न्यू जो है, अगर रहेगा न्यू नॉट तो इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकलेगा, यानी कि डब्ल्यू नॉट रहेगा तो इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकलेगा। अब अगर ये एच न्यू नॉट जो है वो ग्रेटर देन डब्ल्यू नॉट रहेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकलेगा और उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगा। और अगर ये एच न्यू नॉट जो है वो अगर लेस देन डब्ल्यू नॉट रहा तो यार इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, काइनेटिक एनर्जी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो यही चीज आज की पढ़ाई का समरी है। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी नॉट के रिलेशन को कल समझेंगे। फिलहाल ये रिलेशन आज आपको समझाया गया है। ये 3 कंडीशंस आपको पता हो जाना चाहिए। दिस इज व्हाट यू हैव लर्न इन द टुडेज क्लास। यही 3 बातें आपने पढ़ी हैं। अगर एनर्जी एच न्यू नॉट से कम हुआ इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, अगर एनर्जी एच न्यू नॉट से ज्यादा हुआ इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकलेगा, कुछ उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन एच न्यू नॉट के बराबर रहा तो बस इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, उसके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी पोजेस करने की क्षमता नहीं होगी। तो दिस इज व्हाट फॉर